हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जैसे अभी हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये जो चैप्टर चल रहा है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन्स के तीनों लॉज हमने डिफाइन किए थे। खासकर थर्ड न्यूटन्स के तीसरे नियम में जो कंफ्यूजन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि इस नेचर में कितने तरह के फंडामेंटल फोर्सेस है। उनके अलावा हमने कुछ स्पेशल टाइप के फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शंस, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, बायोन फोर्स, इनका जिक्र भी हमने किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि मान लीजिएगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक या एक से ज्यादा जब फोर्सेस लगते हैं तो उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। उन फोर्सेस को जब रिप्रेजेंट करना होता है आपको, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, कितने अमाउंट में लग रहा है, और आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से फोर्सेस किसी भी सिस्टम में बहुत सारे मान लीजिएगा ब्लॉक्स है, तो उसमें से किसी भी एक ब्लॉक को उठा के उसके ऊपर पर्टिकुलरली उस ब्लॉक के ऊपर कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकाला जा सकता है। मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिए है, तो इन केसेस में हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाले, मैं एकदम बहुत बेसिक से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो बातें मैं अभी जो बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं फोर्सेस को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने फोर्सेस को सही तरह से रिप्रेजेंट करना, उसको ड्रॉ करना, उसको प्रॉपरली दिखाना, ये अगर अच्छे से सीख गए तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम मान लीजिएगा ये है, हमारे पास कोई तो भी सरफेस है, मान लीजिएगा टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम जब भी हम किसी का बना रहे हैं तो याद रहे हम किस बॉडी का, किस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, फोर्सेस जब बताते हो तो दो बातें हमेशा याद रखना है कि किसके ऊपर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है। इन दो बातों को हमेशा याद रखना। जब भी आप फोर्स, किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ फोर्स जब भी ड्रॉ कर रहे हो तो दो बातें हमेशा ध्यान में रख दीजिएगा, किसके ऊपर लग रहा है फोर्स और कौन लगा रहा है फोर्स। ये बात है। जैसे कि इसकी हमारा भी मान लीजिएगा इस प्रॉब्लम में, इस डायग्राम में ये वाले ब्लॉक की एबीडी बनाना चाहते हैं, तो आप देखिएगा ये ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक है अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर के फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, तो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, याद रखना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ लगाएगी, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे m मास वाला ब्लॉक है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है। g इज द व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिकॉज जो भी हम बातें यहाँ पे करने जा रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर स्पेशल केस हो तो वैसे बता दिया जाएगा आपको। तो mg इज द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है बेटा इसके ऊपर, और किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कंफ्यूजन ये होता है कि ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर mg लगा रहा है, ऐसा हमारा कंफ्यूजन होता है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। लेकिन ब्लॉक ये mg जो है ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, लगाने वाला कौन है, अर्थ है, राइट। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब टेबल उसको पकड़ के पुश कर रहा है टेबल। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब भी सरफेस और ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो समझ लीजिएगा एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा। तो ये टेबल इस ब्लॉक को ऊपर पुश कर रहा है, इसे पुश कर रहा है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन शोइंग द फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। तो मुझे ब्लॉक के ऊपर टेबल एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर टेबल की वजह से लगने वाला n है। ध्यान से देखिएगा, n और mg ये दोनों जो भी फोर्सेस है ब्लॉक के ऊपर ही लग रहे हैं, लेकिन mg जो लगा रहा है इसके ऊपर वो है अर्थ की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर mg लग रहा है, और इस टेबल की वजह से, इस सरफेस की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लग रहा है, राइट। सो दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर ही लग रहे हैं। अगर इसको बहुत छोटे से पॉइंट जैसा ट्रीट करोगे इस ब्लॉक को, सो यू कैन शो टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन इज n, another one is what, mg. So this is the free body diagram of this block. ओके, इसके अलावा कोई और फोर्सेस तो नहीं लग रहे हैं।
तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए दो ही हमने बताया। अब बात करते हैं यहां पर एक रस्सी से किसी ब्लॉक को लटका दिया, रस्सी से हमने किसी ब्लॉक को लटका दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि जो रस्सी जो है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ खींचती है, याद रखना, हमेशा किसी भी ब्लॉक को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ खींचती है, या फिर जिस पॉइंट के पास रस्सी कनेक्टेड है ना वहां से दूर खींचती है, वहां से दूर खींचती है उस पॉइंट को, याद रखिएगा। ये पॉइंट के पास है ना, इस पॉइंट के पास ऑब्जेक्ट रखा है, तो रस्सी जो फोर्स लगाएगी, रस्सी में हमेशा रस्सी जब टाइट हो जाती है तो रस्सी में टेंशन डेवलप होता है, और हमने अज्यूम किया है यहाँ पे रस्सी जो है मासलेस है, तो रस्सी जब मासलेस होती है तो सारे पॉइंट के पास, मासलेस तो होना पॉसिबल नहीं, लाइट मान सकते हैं, लाइट रस्सी है तो सारे पॉइंट के पास टेंशन हम सेम मान सकते हैं। एक गिवन रस्सी में टेंशन सेम होगा अगर वो रस्सी बहुत लाइट है तो, राइट, सारे पॉइंट के पास। तो रस्सी हमेशा जब भी फोर्स लगाती है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ लगाती है, या फिर जिस पॉइंट के पास आप रस्सी का फोर्स देखना चाहते हो वो पॉइंट को अपने लेंथ के अलॉन्ग में खींचती है, दूर, उस पॉइंट से दूर अपने लेंथ के अलॉन्ग में खींचती है। जैसे ये वाले ब्लॉक के ऊपर देखेंगे तो ये रस्सी का फोर्स जो है जिसको हम टेंशन बोल रहे हैं वो ऊपर लग रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि रस्सी कौन सी डायरेक्शन में खींचती है, यहाँ पर ब्लॉक को हटा के जरा अपने आप को इमेजिन करना, लगाना मत, इमेजिन करना है, इमेजिन करोगे, अब जरा अपने आप को इमेजिन करो, यहाँ पर आपको फील हो जाएगा कि रस्सी एकदम ऊपर खींच रही है, एकदम सा फील हो जाएगा, मस्त है ना। लगाना मत कभी भी जिंदगी में, कभी भी अपने आप को रस्सी से ऐसा लटकाना मत, जस्ट इमेजिन करो कि रस्सी से अगर लटकाओगे तो रस्सी आपको ऊपर खींचेगी, वो फोर्स कौन सा लगाएगी रस्सी, टेंशन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, यहां पर रस्सी फोर्स लगाएगी। अब देखिए मैंने हमेशा बताया कि कोई भी पॉइंट के पास से रस्सी हमेशा किधर खींचती है, उस पॉइंट को रस्सी के लेंथ के डायरेक्शन में खींचती है और उस पॉइंट से दूर खींचती है, उस पॉइंट से रस्सी के तरफ दूर खींचती है, दूर, रस्सी के तरफ दूर खींचती है। तो ये वाला, ये रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर टेंशन से खींच रही है, तो ये वाले पॉइंट को रस्सी टी से नीचे खींचेगी। हमारा इंटरेस्ट ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस में था, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर रस्सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, रस्सी का जो फोर्स है वो टेंशन होगा। इसके अलावा इस ब्लॉक के ऊपर, अगर इस ब्लॉक का मास अगर m है तो नीचे तो धरती माँ है ही इसे पकड़ के खींचने के लिए, तो एक फोर्स और लगेगा इसके ऊपर, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ की वजह से लगेगा, mg फोर्स। तो इसकी एबीडी, अगर इसके अलावा और कोई फोर्सेस तो नहीं लग रहे। यहाँ पर नॉर्मल बोल देते हैं कुछ बच्चे, सर नॉर्मल भी तो लगेगा। नॉर्मल सिर्फ तभी लगेगा जब किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। यहाँ पर तो ये वाला लटक रहा है, ब्लॉक हवा में लटक रहा है, तो कोई सरफेस नहीं है नॉर्मल लगाने के लिए। तो अगर मैं इसकी एबीडी बना दूं, यहाँ पर बहुत छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लू इसे, तो एक फोर्स इसके ऊपर टी ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। याद रहिएगा, याद रखना, नॉर्मल जो है हमेशा सरफेस को नॉर्मली लगाता है, सरफेस को परपेंडिकुलर लगाता है। रस्सी जो है हमेशा फोर्स अलोंग द लेंथ लगाती है, रस्सी के लेंथ के अलोंग में लगता है रस्सी का फोर्स यानी टेंशन। और याद रखना, जिस पॉइंट के पास रस्सी टाई होके बांध कर है, वो पॉइंट से उसको रस्सी के लेंथ के अलोंग में उस पॉइंट से दूर खींची है, ये पॉइंट से दूर खींच रही है। तो ये बातें हमको याद रखनी है। जैसे कि अभी यहाँ का प्रॉब्लम देखते हैं, तो यहाँ पर एक स्फीयर है, और याद रखना हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा उनके सेंटर से पास होगा, हमेशा उनके सेंटर से पास होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। एक स्फीयर है जिसको एक रस्सी से बांधकर एक इंक्लाइन प्लेन पे हमने रख दिया है। तो हमें देखना है भैया कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगना है इसके ऊपर, देखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे ऑब्जेक्ट आप किसी भी सरफेस पे रखिएगा, किसी भी टेबल पे रखिएगा, प्लेन टेबल पे रखिए, इंक्लाइन पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, जमीन के ऊपर रखिए, कहीं पर भी रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये वाला जो स्फीयर है इस इंक्लाइन प्लेन पे कौन सा फोर्स लगाएगा, कौन सा लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, mg नहीं लगा रहा है। ये ब्लॉक अपना mg इस सरफेस पे नहीं लगा रहा है। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये ब्लॉक अपना नॉर्मल रिएक्शन टेबल पे लगाएगा, और याद रखना नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइन प्लेन पे लगा रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन भी स्फीयर पे नॉर्मली लगाएगा, राइट। जो एक्शन होगा वही रिएक्शन होता है। जैसे नॉर्मल अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी नॉर्मली होता है, अगर mg एक्शन है तो उसका रिएक्शन किसी भी हाल में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम कैटेगरी के होनी चाहिए और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगनी चाहिए। जैसे ये वाला इंक्लाइन प्लेन स्फीयर के ऊपर इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगाएगा, हमेशा याद रखिएगा
नॉर्मल जो है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, स्फेरिकल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर से पास होगा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द स्फीयर। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द व्हाट इन इन व्हाट इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट नहीं। फिर भी अगर मैं बताने की कोशिश करूं, इंक्लाइन प्लेन ने स्फीयर को इधर अगर पुश किया तो ये स्फीयर इस इंक्लाइन प्लेन को नीचे पुश करेगा ऐसा, राइट। ये जो नॉर्मल दिखाया मैंने, ये जो नॉर्मल है ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है। बट हमारा इंटरेस्ट अभी फिलहाल इस स्फीयर के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के ऊपर है। तो स्फीयर के ऊपर तो फिलहाल हमारे पास दो फोर्सेस दिखे अभी, एक mg दिखा, एक नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या? जरूर लग रहा है, क्योंकि रस्सी भी है ना यहाँ पर, भूलना मत, सारे फोर्सेस को दिखाना है प्रॉपर्ली। तो रस्सी भी तो इसको खींचेगी, अगेन रस्सी जहां से रस्सी को हमने बांधा है उस पॉइंट से दूर खींचेगी, अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी खींचेगी, राइट। तो ये वाले स्फीयर को रस्सी ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उसे हम टेंशन बोलेंगे। सर ये वाले पॉइंट के ऊपर रस्सी का फोर्स किधर लगेगा? ऑब्वियसली अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इधर लगेगा, याद रखिएगा। रस्सी अगर एक ही है, लाइट है, तो ये वाला टेंशन कितना होगा? ये वाले पॉइंट पे इधर लगने वाला टेंशन भी, ये वाले पॉइंट पे रस्सी की वजह से इधर लगने वाला फोर्स भी T होगा, और स्फीयर के ऊपर भी रस्सी की वजह से इधर लगने वाला फोर्स T के बराबर है। तो कुल मिला के अगर मैं स्फीयर की अगर FBD बना दूं तो कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है, एक लग रहा है इधर mg, एक लग रहा है टेंशन इधर अलोंग द इंक्लाइन, और एक लग रहा है नॉर्मल इस इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर। ये तीन फोर्सेस लग रहा है इस स्फीयर के ऊपर, नॉर्मल, टेंशन, mg। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं ये वाला सिस्टम है। देखिए यहां पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फटाफट देखते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है, देखिएगा ये रस्सी हमेशा इधर लगाएगी, याद रखिएगा रस्सी हमेशा अलोंग द लेंथ लगाएगी फोर्स, और जो पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रही है वो पॉइंट से दूर जाएगा फोर्स, राइट। तो ये अभी देखिए ये रस्सी अलग है, ये वाली रस्सी अलग है, तो इस रस्सी में का फोर्स अलग हो सकता है। रस्सी बदलेगी तो टेंशन बदल जाएगा, याद रखना, रस्सी बदल जाएगी तो टेंशन भी बदला देना, राइट। तो और ये वाली रस्सी भी तो इधर पकड़ के खींचेगी, सेम लॉजिक के साथ इस टेंशन को T2 बोलेंगे, अलोंग द लेंथ पॉइंट से दूर। ये वाले पॉइंट के पास भी एक फोर्स लगेगा, ये वाला इस ब्लॉक को हम ऐसा अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, राइट, नीचे है, देखिएगा ये वाला पॉइंट को, ये वाले जो रस्सी है तीसरी रस्सी, ये भी लस्सी नहीं रस्सी, ये तीसरी वाली जो रस्सी है ये भी फोर्स लगाएगी। सेम लॉजिक है डायरेक्शन का, फ्रॉम द टू द पॉइंट, ये पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, इस टेंशन को T3 बोलेंगे। अब इसके अलावा ये पॉइंट के पास तो कुल मिला के T1, T2, T3 ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर इस पॉइंट के पास ये रस्सी कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? सेम, ये पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, और ये टेंशन, ये रस्सी सेम है तो इस रस्सी में सारे पॉइंट के पास टेंशन सेम होगा, तो यहाँ का भी ये जो पॉइंट है इधर जो खींचा जाएगा वो फोर्स भी T1 होगा। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सस्पेंशन जहां से किया गया ये वाला पॉइंट भी इस रस्सी की वजह से इधर खींचा जाएगा। सेम लॉजिक सर, सेम टेंशन, फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लेंथ, अवे फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लेंथ। अब इसके अलावा ये वाले ब्लॉक के ऊपर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, देखिएगा ये वाला पॉइंट नीचे खींचा जा रहा है T3 से, तो ये वाला पॉइंट ब्लॉक के ऊपर का जो पॉइंट है इस रस्सी के कारण ऊपर खींचा जाएगा, सेम T3 से नीचे ऊपर खींचा जाएगा। इसके अलावा ये ब्लॉक के ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, भूलना मत, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट है बेटा, तो ये वाला पॉइंट अलग है और ये ब्लॉक अलग है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है जिसका नाम है T2, एक फोर्स इधर लग रहा है जिसका नाम है T1, और एक फोर्स नीचे लग रहा है उसका नाम है T3, राइट। तो इसी अलावा ये ब्लॉक के ऊपर भी, ये वाले ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अगर इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ये वाला ब्लॉक के ऊपर, ये वाला ब्लॉक, इसके ऊपर इस रस्सी की वजह से ऊपर T3 लग रहा है, और नीचे धरती माँ की वजह से mg लग रहा है, राइट। ये तो ये वाले पॉइंट की अलग FBD बनाई हमने, इस ब्लॉक की हमने अलग FBD बनाई। इस तरह से अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर फोर्सेस को दिखाना हो तो उनको अलग अलग दिखाने को तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी हम इसके ऊपर इसका FBD देखते हैं। ये स्फीयर के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ फटाफट। एक धरती माँ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, नीचे लगेगा, हमेशा याद रखना। टेंशन इधर लगेगा, और सरफेस है, सरफेस जब भी होता है तो नॉर्मल लगेगा,
सरफेस के साथ जब भी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल, ये वाला जो सरफेस है इसको इधर धक्का मारेगा इसका, राइट। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो कुल मिला के इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं सर, टी, mg और नॉर्मल रिएक्शन। सो सिंपल, बहुत बहुत आसान तरीके से हम फोर्सेस को दिखाना है। लेकिन याद रहे, फोर्सेस को रिप्रेजेंट बहुत कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, बहुत अच्छे से एरो से ड्रॉ करो, एकदम डायरेक्शन प्रॉपरली चूज करो, ताकि हम इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करना हमारे लिए इजी जाता है। अब मान लीजिए अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक रस्सी है या कोई तो भी चेन टाइप है, इसको 2 पॉइंट से ऐसा लटका दिया। तो ये जो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगते हैं, सिमेट्रिक है, कौन से फोर्सेस लगते होंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पूरी की पूरी चेन है सिमेट्रिक है, तो इसका पूरा का पूरा मास या वेट यहां से लगता है। आगे हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास से। तो जब भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट होता है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है तो वहां से लगता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस पॉइंट से नीचे लगेगा, याद रखिएगा, है ना, mg। तो अब देखिएगा ये वाले पॉइंट को ये रस्सी किधर खींचेगी, इधर खींचेगी। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द व्हाट, ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस चेन। इस चेन की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं हम, ये वाले पॉइंट की नहीं। ये जो इधर जो हिंज है, हिंज मतलब यहां से जो फिक्स किया, ये जो यहाँ पे जो भी सरफेस है, ये इसको ना ये वाले पॉइंट को ये रस्सी नीचे खींचेगी। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट रस्सी को इधर खींचेगा, इधर, ये डायरेक्शन में खींचेगा, राइट। और ये वाला पॉइंट इस रस्सी की वजह से इधर खींचा जाएगा। तो ऑब्वियसली तो ये वाला पॉइंट इस रस्सी को ऊपर खींचेगा। रिएक्शन, अगर इस पॉइंट को, अगर मान लीजिएगा ये वाला पॉइंट रस्सी के कारण नीचे खींचा जा रहा है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर इस रस्सी, ये जो रस्सी का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को भी ये वाला पॉइंट ऊपर खींचेगा। तो ये टेंशन, देखिए ये रस्सी को इधर ये डायरेक्शन में किसी भी तरह का मोशन नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का टेंशन, ये एंगल भी सेम है। तो यहाँ पे जो भी मान लीजिएगा, अभी हमको नहीं पता कि टेंशन सेम है कि नहीं होगा, मान लेते यहाँ का टेंशन समथिंग T1 है और यहाँ का टेंशन समथिंग T2 है। तो इस रस्सी के ऊपर, हालांकि T1 T2 इक्वल होंगे इस केस में, तो देखिएगा ये वाला पॉइंट, देखिए ये ऐसे इसको निकाल दीजिएगा पूरा, और ऐसा मान लीजिएगा कोई तो भी इधर पकड़ के खींच रहा है T1 से, और इसको भी निकाल दीजिएगा, तो कोई तो भी इसे इधर T2 से पकड़ के खींच रहा है। तो कुल मिला के इस रस्सी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, mg लग रहा है, और T1 और ये T2, ऐसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को या वेज ब्लॉक प्रॉब्लम को एनालिसिस करने का। सबसे बड़ा पहला स्टेप ये होगा, पहली स्ट्रैटेजी यही होगी कि हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये सबसे पहला पार्ट होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स को कैसे एनालिसिस किया जाए। देखिए अभी हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, डिफरेंट फोर्सेस लगने के बावजूद भी अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर वैसे सिचुएशन में उस बॉडी के ऊपर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस कौन से होंगे, उनमें से कुछ फोर्सेस हमें पता है, तो बाकी के फोर्सेस को किस तरह से निकाला जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिएगा, अगर इक्विलिब्रियम में है, न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, 2 तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, सारे फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लगते होंगे, लेकिन सबका जो वेक्टर एडिशन जो होना चाहिए वो अगर 0 हो गया, रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो जाता है, तो वो सिस्टम कहलाती है इक्विलिब्रियम में है। तो जब टोटल फोर्स 0 होती है तो 2 सिचुएशन पॉसिबल है न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से। जरा याद करो न्यूटन ने क्या बताया था अपने पहले नियम में, राइट? जब फोर्स नहीं लगता है किसी भी सिस्टम के ऊपर तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब 2 पॉसिबल स्टेट है जब फोर्स नहीं लगता है, तो एक तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या तो स्टेशनरी रहेगा। तो यूनिफॉर्म में अगर है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अगर रेस्ट में है तो स्टेशनरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा भी रही है तब भी हम रिजल्टेंट फोर्स 0 करेंगे, अगर वो स्टेशनरी है हमारे रिस्पेक्ट में तब भी हम उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 ही करेंगे। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो समझ लीजिएगा वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, तो एक्स डायरेक्शन का भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं तो वाई डायरेक्शन का भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, उसी तरह से जेड डायरेक्शन का भी रिजल्टेंट फोर्स 0 ही होना चाहिए। कोई भी डायरेक्शन ले लो यार, कोई भी डायरेक्शन ले लो, उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
राइट। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो कोई भी डायरेक्शन में फोर्स अनबैलेंस नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स 0 ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स का एडिशन 0 ही होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक 2-3 स्ट्रैटेजीज बताता हूं, बस वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे तो हर प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिएगा सबसे पहले जो हमने इससे पहले वाले स्टेप में किया था कि बहुत बढ़िया तरीके से जिस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, जिस बॉडी के लिए हम फोर्सेस को एनालिसिस कर रहे हैं, उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को एकदम प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो पहला स्टेप जो होगा, रिप्रेजेंट द फोर्सेस प्रॉपरली, रिप्रेजेंट द फोर्सेस। दूसरा तरीका दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, जैसे कि हम यहां पर पहली स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। हम यहां पे देखेंगे सर कौन सी इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो ये वाली रस्सी कुछ फोर्स लगाएगी, हमको पता है पॉइंट से हमेशा दूर लगाती है रस्सी फोर्स, पॉइंट से हमेशा दूर अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस रस्सी, ये वाली रस्सी अलग है, ये वाली रस्सी अलग है, ये वाली रस्सी अलग है, तीनों अलग अलग रस्सियां हैं, तो तीनों रस्सियों में अलग अलग फोर्स होगा। इस रस्सी के अंदर का फोर्स T1 मान लेते हैं, और ये वाली रस्सी भी इसको पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी यानी इधर खींचेगी, राइट। हम इस पॉइंट की बीडी बनाने में इंटरेस्टेड है, तो ये वाली रस्सी जो है इस पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी यानी T3 इधर हम ड्रॉ करें। अब ये वाले पॉइंट के ऊपर किधर लगेगा, ये रस्सी इस पॉइंट को भी तो कनेक्टेड है, इस पॉइंट से दूर और अलोंग द लेंथ। ये अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये T3 जो है इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा, याद रखिएगा। और इस ब्लॉक के ऊपर और एक फोर्स लगेगा, अर्थ तो लगाएगी फोर्स, धरती मां गॉगल लगा के तो नहीं बैठी है ना, तो वो भी तो mg फोर्स से खींचेगी ब्लॉक को, राइट। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस ऐसे इस तरह से बढ़िया तरीके से आप पहले फोर्सेस रिप्रेजेंट करो, ये अपना एक पहला स्टेप हो गया। तो इसके बाद जो करना है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो बेसिक कंफ्यूजन होता है, सर फोर्सेस तो दिखाए लेकिन कौन से फोर्स को रिजॉल्व करना है, किसे नहीं करना है, हमको नहीं समझ में आता। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। देखिएगा प्रॉब्लम अगर इक्विलिब्रियम का है ना, तो आपको जो मन चाहे डायरेक्शन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लीजिएगा, कोई भी दो जरा कन्वीनियंट हो, ऐसे दो कोई तो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है, दो लाइनें ड्रॉ करना है, 2 बार लाइनें मारनी है, सबको आती है लाइन मारना, राइट। 2 परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉ करनी है, राइट। तो ये एक लाइन, फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो, राइट। एक लाइन हम ऐसी मार रहे हैं, लाइन मारने का मतलब लाइन ड्रॉ करना होता है ना, तो एक लाइन हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। एक लाइन इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस है ये, और दूसरी लाइन इसको परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, जैसे दूसरी लाइन हमने यहां पर ली, तो यहां पर आप 2 लाइन ड्रॉ किए, और याद रखिएगा वो 2 लाइनें आपकी चॉइस है, आपको जिधर मारना है, जिसको मारना है, सॉरी जिधर ड्रॉ करना है उधर ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। और परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, चूज 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। ये 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को चूज करने का ये सेकंड स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद तीसरी जो स्ट्रैटेजी होगी, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो फोर्सेस इन 2 लाइनें हमने जो लिया है, उन 2 लाइनों के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो भी देखने का। देखिए ये वाला T1 इस एक्स एक्सिस के साथ, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा एंगल। उसी तरह से ये T2 तो ऑलरेडी इसके साथ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, y के साथ 90 बना रहा है, जरूरी नहीं 90 0 है तो उसको मत लो। ये भी ऑलरेडी y एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसको कोई एंगल रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी y एक्सिस में है। ये बीच में है, ये है ना, ये T1 बीच में, x और y के बीच में है, तो किसी एक के साथ कितना एंगल बना रहा है ये देखना है, तो हो गया। आप देखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फोर्स, जैसे यहाँ पे कितने फोर्सेस है, T1 T2, अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, T1 T2 और T3, इन तीनों फोर्सेस में जो फोर्स हमने जो ड्रॉ किए ना डायरेक्शन x और y, उन डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको कुछ मत करो। जैसे कि T2 और ये T3 mg, हम फिलहाल इस पॉइंट की बीडी बना रहे हैं, तो जब मैं इस पॉइंट की बीडी बना रहा हूं तो मुझे ये वाला पॉइंट दिखना ही नहीं चाहिए, इसको भूल जाओ, ये है बोल के भी भूल जाओ। ये वाला पॉइंट अगर आप इसकी बीडी अगर आप बना रहे हो, इसका अगर इसकी फोर्सेस को एनालिसिस कर रहे हो, तो ये वाला दिखना ही नहीं चाहिए आपको। तो जब मैं इसकी बीडी जब बनाता हूं, इसकी फोर्सेस को जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं T2 और T3 और T1। इनमें से T3 और T2 हमने जो 2 डायरेक्शन है ना, उन्हीं डायरेक्शन में, तो उनको छेड़ना भी मत,
उनको वैसे रहने दीजिएगा। जो फोर्स ना दो हमने ली हुई ना एक्स, दो डायरेक्शन लिए ना एक्स और वाई, ये जो फोर्स है ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना तो वाई में है, बीच में, जो भी बीच में रहता है उसको तोड़ दो, रिजॉल्व कर दो, उसके दो टुकड़े कर दो। तो इससे हमको समझ में आता है सर किसे रिजॉल्व करना है, थोड़ा सा आसानी से। तो किसे रिजॉल्व करना है, यहाँ पर जो बीच में है इसे हाथ मत लगाओ, इसे भी हाथ मत लगाओ, ये बीच में है ना इसको तोड़ दो। तो इधर वाला कंपोनेंट आप जानते हो, थीटा के नीचे वाला जो कंपोनेंट रहता है वो कॉस रहता है, तो इधर लगेगा अपना T1 cos थीटा। और दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर ये इधर होना चाहिए, ये cos है तो ये साइन होना चाहिए, लेकिन मैं इस साइन को आप जब ये वाला कंपोनेंट इधर होना चाहिए, उसको मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो इधर हमारा T1 sin थीटा लग रहा है, राइट। तो कुल मिला के ये वाले पॉइंट पे हमारे पास कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई। सबसे पहले देखिएगा, सबसे स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या है, सबसे पहले बहुत नीटली प्रॉपरली फोर्सेस को ड्रॉ करो। दूसरी बात है दो परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉ करो जो आपके कन्वीनियंट हो लेकिन परपेंडिकुलर हो। तीसरी बात, फोर्सेस, जो भी फोर्सेस आपने रिप्रेजेंट किया और दो डायरेक्शन आपने जो लिए, उन डायरेक्शंस और फोर्सेस के बीच में का एंगल डिसाइड करो। चौथी बात क्या करनी है आपको, तीसरी बात क्या करनी है आपको, उस फोर्सेस का और उन एक्सिस के बीच में का एंगल हमने देखा ना, उसके बाद जो जो फोर्सेस इन एक्सिस के डायरेक्शन में है उन्हें मत कुछ भी मत करो, जो बीच में है उनको तोड़ डालो। जैसे कि इधर T2 और T3 को हम नहीं तोड़ रहे, बीच में जो है ना T1 उसको तोड़ डालो। तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब रिजोल्यूशन करना। और ये बात हमेशा याद रखना, टोटल फोर्स 0 हो रहा है तो कोई भी डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 ही होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करके उनका समेशन 0 कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन, चाहे एक्स चाहे वाई का है। मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब इसका एफबीडी हम ये तो बना लिया है, रिजॉल्व भी कर लिया। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारा डायरेक्शन एक्स है, एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो आप जरा देखिएगा सर, इसमें एक्स डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है, T1 cos थीटा। आप देखो एक्स डायरेक्शन की एफबीडी बना लो यहाँ पर एक बार, कंफ्यूजन अगर नहीं हो रहा होना चाहिए आपको। तो एक्स डायरेक्शन पे इस वाले पॉइंट पे इधर लग रहा है T1 cos थीटा लग रहा है। तो पीछे कौन लग रहा है, पीछे कौन खींच रहा है इसको, T2 लग रहा है। तो मेरे ख्याल से एक्स डायरेक्शन में ये वाले पॉइंट पे T1 cos थीटा और T2 के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं हिल रहा, ये डायरेक्शन में या आगे नहीं जा रहा ना पीछे जा रहा, तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स 0। जब मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं वाई डायरेक्शन के बारे में भूल जाना चाहिए मैंने, भाई वाई डायरेक्शन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है भाई। जब मैं एक्स डायरेक्शन का एफबीडी बना रहा हूं तो मुझे वाई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। तो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस लिखो, तो आगे लगने वाले फोर्स को प्लस दो, पीछे लगने वाले फोर्सेस को माइनस दो। तो क्योंकि फोर्स तो वेक्टर होता है भाई, उसको आप डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको। तो आगे वाले फोर्स को अगर मैंने T1 cos थीटा ले लिया, प्लस लिया इसको, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा माइनस T2 और समेशन 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। एक इक्वेशन तो बन गया मेरा, T2 की वैल्यू जो बनेगी यहां से वो T1 cos थीटा के बराबर है। एक इक्वेशन हमारा आ गया है यहां से, इसे नंबर 1 बोलिए। नाउ सिमिलरली इसमें वाई डायरेक्शन में भी कुछ फोर्सेस लग रही है वाले पॉइंट पे, वाई डायरेक्शन का भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्स 0 है तो सारे डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्स 0। तो देखिएगा वाई डायरेक्शन पे क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक फोर्स लग रहा है T1 sin थीटा, और वाई डायरेक्शन पे इस पे इधर ये वाले पॉइंट पे इधर क्या लग रहा है, T3 लग रहा है, T3 लग रहा है। और जब मैं वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लिखता हूं, जब वाई डायरेक्शन के बारे में सोचता हूं तो एक्स डायरेक्शन के बारे में भूल जाइएगा। तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं वाले पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में, तो कौन से है, T3। देखो एक को ऊपर लगने वाले फोर्स को प्लस लेना है, नीचे लगने वाले को माइनस, इधर लगने वाले को प्लस, पीछे लगने वाले को माइनस। जब इधर वाली एफबीडी या इधर वाली इक्वेशन लिखता हूं तो तब इधर वाले के डायरेक्शन के बारे में भूल जाओ, यानी एक्स डायरेक्शन में जब इक्वेशन लिखता हूं तो वाई डायरेक्शन के बारे में भूल जाएंगे। जब वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूं तो एक्स डायरेक्शन को भूल जाओ। जैसे हम इधर वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लिख रहे थे, एक्स के बारे में हमको पता ही नहीं चलना चाहिए, बोलिए। तो इधर क्या लगेगा, T1 sin थीटा, जो कि ऊपर लग रहा है इसलिए प्लस, और T3 नीचे लग रहा है इसलिए इसे T3 को हम माइनस T3 ले लेंगे, और टोटल फोर्स तो 0 होना चाहिए, तो इसमें से T3 का मतलब हो गया T1 sin थीटा। अब रही बात ये वाले ब्लॉक की, ये वाले ब्लॉक के ऊपर देखिएगा T3 ऊपर लग रहा है, दो अलग अलग ब्लॉक है, ये एक पॉइंट अलग है, ये वाले पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट की एफबीडी बना रहे हैं। अब इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर एक लग रहा है T3, और इस पॉइंट के ऊपर और एक फोर्स लग रहा है नीचे mg। तो आप देख सकते हैं ये भी तो पॉइंट स्टेशनरी है, ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर भी वाई डायरेक्शन में लगने वाली सारे फोर्सेस की समेशन 0। जब मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं तो जब मुझे ये नहीं दिखना चाहिए, जब इसका इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये नहीं दिखना चाहिए। देखिएगा इसके ऊपर T3 ऊपर प्लस
प्लस mg नीचे, तो माइनस mg कर दो क्योंकि mg नीचे है, उसका माइनस mg है, मतलब माइनस साइन यहाँ पे उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है ये बतलाएगा। इसके कंपैरिजन में इसका जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, इसे प्लस लेता हूँ इस डायरेक्शन को, तो नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस लेना है, टोटल 0। तो यहाँ से T3 की वैल्यू हमारी mg आ गई है। तो T3 की वैल्यू mg आई, तो यहाँ पर T3 की वैल्यू mg डालेंगे तो T1 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे को, जैसे यहाँ पे पुट करता हूं मैं T1 sin थीटा की वैल्यू T3, बट T3 की वैल्यू है हमारी mg, तो T1 की वैल्यू होगी बेटा mg बाय साइन थीटा। तो T1 भी आ गया हमें, T3 भी आ गया, T1 भी आ गया, रही बात आप T2 निकालने की, तो T2 जो होगा हमारा वो T1 cos थीटा है, बट T1 ऑलरेडी हमें आ गया है mg बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कुल मिला के जो T2 होगा वो हमारा mg cos थीटा बाय साइन थीटा को हम लिखेंगे cot थीटा, ये हमारा T2 भी आएगा। इस तरह से इस रस्सी के अंदर का टेंशन हमने ढूंढा, इस रस्सी के अंदर का भी टेंशन ढूंढा, और ये वाली रस्सी के अंदर जो टेंशन है उसे भी हमने फाइंड आउट किया है, राइट। तो अभी देखते हैं इसका क्या होगा, थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूँ। इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं फटाफट करते हैं। अभी आइडिया तो आ गई है सर। सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है, फोर्सेस दिखाओ बहुत बढ़िया तरीके से, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में इस ब्लॉक का मास न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, 100 kg है ये वाले स्फीयर का मास, ये सरफेस है और ये 37 डिग्री से इसको इंक्लाइन कर दिया, देखिएगा बेटा। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ये रस्सी के कारण, रस्सी की वजह से टेंशन हमेशा पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, ये बात हमेशा इस मंत्र को याद रखना, पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ, तो ये टेंशन जो है T मानते हैं। इसके ऊपर अभी mg भी तो लगेगा धरती माँ की वजह से, mg यानी इधर m के जगह पे हम 100 ले लेते हैं और g ले लेता हूँ, राइट। g यानी ग्राम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सरफेस भी तो है यहाँ पर, ये जो सरफेस है ये वाला सरफेस इसको आगे पुश करेगा, ऐसा पुश। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक, ऑन दिस स्फीयर। तो वॉल के ऊपर किधर लगेगा या ये पॉइंट के ऊपर किधर लगेगा वो हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है। तो ये वॉल जो है इसको अब फील ही हो रहा है बेटा, अभी जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो किसी भी वॉल के ऊपर, ऐसा खड़े हो जाते हो तो वॉल जो है हमको इधर पुश करता है, तो वैसे ये वाला स्फीयर इसे वॉल के ऊपर ऐसे खड़े हुए आराम से, तो ये वॉल ने क्या किया स्फीयर को आगे पुश किया, तो ये जो वॉल है स्फीयर को इस तरह से आगे पुश करेगा, हो गई बात। सो व्हाट आर द ओनली 3 डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। जहां तक स्फीयर की बात है मेरे ख्याल से तो इसके अलावा कोई और फोर्सेस नहीं लग रहे, 3 ही फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसका अगर एफबीडी में देखता हूं, देखिएगा इसे x बोलेंगे, इसे y बोलेंगे, तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इधर नॉर्मल लग रहा है, देखो इधर लग रहा है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है mg यानी 100g। तो यहां पर कौन से 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है, जो ऐसे डायरेक्शन लो 2 परपेंडिकुलर हो और ऐसे लो जो उचित हो, जो सुटेबल हो आपके लिए। तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं और मेरे ख्याल से मैंने x ऐसा लिया और y ऐसा है, देखिए सेकंड स्ट्रेटेजी भी होगी। अब तीसरी बात है, देखिएगा इसी में ड्रॉ करता हूं, ये x है हमारा, ये y है, यदि अगर 37 है तो ये भी 37 ही होगा अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा 37 है। तो यहाँ पर 37 t x y एक्सिस के साथ 37 बना रहा है डिग्री, नॉर्मल तो बेचारा x डायरेक्शन में ही है और ये mg बेचारा y डायरेक्शन में है। तो अब इससे पता चलेगा हमने जो लिए हुए डायरेक्शन, एक तो ये है, दूसरा ये है, राइट। अभी 3 फोर्सेस है, 2 डायरेक्शन है। अभी रिजोल्यूशन की बारी, तो रिजोल्व करना है, तोड़ना है, तो सर सिंपल सी बात है, किसे तोड़ना है हम तो समझ में आ गया। अभी किसे तोड़ना है, जो बीच में रहता है सोच रहा उसे ही तोड़ना है, जो कंप्लीटली x या y डायरेक्शन में, जो भी हमने 2 डायरेक्शन लिए ना, उस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको तोड़ने का नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाने का। जैसे कि नॉर्मल को नहीं तोड़ना है और mg को भी नहीं तोड़ना, क्योंकि वो गिवन डायरेक्शन में है। बीच में कौन है, ये ससुरा टेंशन है, इसके 2 टुकड़े कर दो, इसके 2 टुकड़े कर दो, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब देखिएगा इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एंगल की तरफ वाला जो कंपोनेंट होता है याद रखिएगा वो cos होता है, तो ये cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो t sin 37, सिंपल सी बात है। Now our aim is to find the tension and normal because we know this। तो अब इस पॉइंट के ऊपर y डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लग रहे सर, ये और ये। जब मैं y डायरेक्शन के ऊपर की बात कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम में है ये वाला पॉइंट, तो टोटल फोर्स अलोंग y डायरेक्शन 0। तो y डायरेक्शन के जब फोर्सेस लिख रहा हूं तो मुझे x डायरेक्शन दिखना नहीं चाहिए, तो y डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है t cos 37, यानी cos 37 का मतलब होता है 4/5। तो इसके ऊपर ये वाले पॉइंट के ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है इसलिए प्लस y डायरेक्शन में t इंटू 4/5।
प्लस नीचे ये वाला 100g जो है नीचे लग रहा है, इसके कंपैरिजन इसकी डायरेक्शन आ गई, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन हम प्लस लेते हैं तो ये वाले डायरेक्शन को हमको माइनस लेना पड़ेगा, तो -100g, हाँ जी टोटल 0 हो गया। तो देखिएगा, तो t की जो वैल्यू होनी चाहिए, इस 100g को उधर लेके जाओ, g की वैल्यू में अगर 10 डालता हूं, वैसे 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 10 लेते हैं, तो g की वैल्यू 10 डालता हूं तो ये उधर जाता है, तो ये 1000 हो जाएगा इंटू 5/4। तो ये जो टेंशन आएगा इस रस्सी में इसके वेट के कारण वो होगा, देखिएगा ये कुछ 25 हो जाएगा, 25 और मतलब 250 इंटू 5 यानी कितना होगा ये 125 यानी 1250 न्यूटन, है ना, राइट 125 0 मतलब 1250 न्यूटन टेंशन आ रहा है। नाउ अभी हमें ढूंढना है नॉर्मल रिएक्शन भी ढूंढना है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे ढूंढी जाए, तो देखिएगा बेटा अभी एक्स डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्सेस को भी हम समेशन 0 कर देते हैं। तो देखिएगा एक्स डायरेक्शन पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इधर लगता है नॉर्मल, इधर लग रहा है टेंशन का क्या लग रहा है, t sin 37, यानी sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है, और अन्य कोई फोर्सेस तो नहीं लग रहे इस डायरेक्शन में। ध्यान रहे, स्मरण रहे, जब बात में एक्स एक्सिस की कर रहा हूं तो वाई डायरेक्शन को भूल जाओ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में लगने वाले टोटल फोर्स 0, तो n को अगर हम प्लस लेते क्योंकि ये आगे है और ये पीछे है तो इसे माइनस लिया जाए, 3/5 इंटू टी इज इक्वल 0, तो इसमें से n की जो वैल्यू बनेगी वो 3/5 इंटू टेंशन, बट टेंशन की वैल्यू तो हमें आई है 1250 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं इसमें से कैलकुलेशन करके ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसकी जो भी थियोरी है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक जो है नॉर्मल रिएक्शन के, टेंशन के, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसका रिएक्शन, किसे रिएक्शन लेना चाहिए, किसे एक्शन मानना चाहिए, ये सारी थियोरी हमने प्रीवियस लेक्चर में ली है। उसका जो भी वो लेक्चर अगर आपको जब भी देखना हो तो आप आई बटन को प्रेस करिएगा, सीधा आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, राइट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम के ही, और अगले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में मूव होगा तो फिर तब क्या स्ट्रेटजी होगी, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस